सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम आज फिर से बताने वाले हैं। बार बार तो बताते ही हैं गुरुजी, क्या बताने वाले हो। आज बच्चों सवाल करेंगे ना। आज देखिए, हम लोग चैप्टर करने के बाद सवाल करते हैं, तो हमको सवाल करना होगा। और ये इस पे जितना भी बेस्ट अभी तक मैंने आपको बताया है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, उससे उसके बेस्ट पे सवाल है ये। और ये पीवाईक्यूज ही हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, है कि नहीं। तो जो आ चुके हैं उन्हें तो भाई करना बनता है यार, इतना तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। जो आपके एग्ज़ाम में आ चुका है उतना तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम क्राइटेरिया। ओके, then we should start now. What's this thing? First of all, you have to do one thing, that is a graph analysis. Then we will solve the questions are here. Okay, क्वेश्चंस मैंने लाया हूँ बच्चों बहुत सारे, तो करेंगे ये चीज़। पहले हम ये ग्राफ को थोड़ा रीड कर लेते हैं। ये चीज़ कल बच गया था, तो कल मैं क्या बताया था ये भी सोचेंगे कल क्या बता दिए। तो भाई कल आपको देख के आना है ना बच्चों, कल का लेक्चर आपको देख के आना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। कल मैंने क्या बताया था देखिए, उसी के बेसिस पे ये ग्राफ एनालिसिस है। थोड़ी सी आपको बोर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर हम बोर नहीं हो रहे, आप बताओ। चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कल के हम कुछ रिकैप दे देते हैं। मतलब कल मैंने क्या बताया था भाई, दो चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया था बच्चों। अगर वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है वो बच्चों, है ना, बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें और भी बताया था, बट ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पहला था बच्चों आपको स्पेसिफिक हीट, पहला हो गया स्पेसिफिक हीट, और दूसरा हो गया आपके पास लेटेंट हीट बच्चों। देखिए है ना, इसमें क्या होता है दोनों समझिए। स्पेसिफिक हीट में क्या होता है बच्चों, और लेटेंट हीट में क्या होता है। स्पेसिफिक हीट में अगर हम हीट दे रहे हैं किसी चीज़ को, हीटिंग कर रहे हैं, देन टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है। अगर हम किसी चीज़ को कूलिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का टेम्परेचर घटा रहे हैं, देन टेम्परेचर डाउन होता है। ये तो नॉर्मल बातें हैं, बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे क्या होता था, अगर आपने टेम्परेचर को, सॉरी, अगर आपने हीट दिया है, हीटिंग किया है और कूलिंग किया है, देन तब भी कुछ नहीं होगा, देन नो चेंज इन टेम्परेचर, देन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे होता क्या था, याद कीजिए आप, यहाँ पे होता क्या था, ओनली फेज चेंज। यहाँ पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होता था भाई। आ रहा है समझ में, कल मैंने बताया था कि नहीं। अरे कल बताए थे मास्टर, आज थोड़ी याद है। तो ऐसा नहीं चलता है बच्चों, याद सबको रखना पड़ेगा ना। एग्ज़ाम में मैं थोड़ी जाने वाला हूँ, एग्ज़ाम में तो आप ही जाके लिखोगे ना। ये आइस होता था, तो हम बोलते थे ये जो वाटर होता है, बस थोड़ी सी बच्चों रिकैप दे देता हूँ आपको। वाटर से आइस बनता है, और कहीं कहीं पे वाटर से क्या बनता है, वेपर बनता है। वेपर को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेपर है बच्चों, ये वाटर है, ये वाटर है। अरे पता है यार ठीक है। तो देखिए, वाटर से अगर हम लोग आइस बना रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये दिया गया है आपको कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और यहाँ पे भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। और इसको आप और गर्म कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं, तो ये स्टीम में बदल गया, मतलब कि भाप में बदल गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रहा है वो, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है, अगर यहाँ पे हम इसको बर्फ़ में बदलना चाह रहे हैं और इसको कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर और डाउन कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो ये और बदल जाएगा। भले ही आपने हीट दिया या हीट गेन किया या हीट ऑब्जर्व किया, उससे मतलब नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जो भी कुछ आपने इसको हीट दिया होगा, वो सब यहाँ पे बस इसको फेज चेंज करने में लग गया। फेज चेंज का मतलब होता है कि वो उसका स्टेट बदलने में लग गया। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, तो हमने उसको सॉलिड स्टेट में बदल दिया, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, तो एलएफ से बोलते हैं। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल दिया जाता है कि जो आपने हीट दे रहे हैं ना, जो आप हीट दे रहे हैं क्यू, वो हो जाता है एम टाइम्स एल एफ। जो मास यहाँ पे आइस वाटर का जो भी होगा, यहाँ पे भी वही होता है, एम टाइम्स ऑफ एल भी हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और आपको पता होगा कि अगर वाटर के केस में देखते हैं, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है,
वो आपके पास आ जाता है 80 कैलोरी पर ग्राम आ जाता है। और यहाँ पे वेपोराइजेशन का लेटेंट हीट वेपोराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने कल बताया था भाई, ध्यान रखना है बच्चों ये सब चीज़ें, है कि नहीं। यहाँ पे क्या बोला जाता था, ठीक है, यहाँ पे तो वही आता था, यहाँ पे जो आप हीट देते थे क्यू का वैल्यू आता था वो MC डेल्टा T होता था। हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे कि अगर DQ छोटा सा अगर हीट आया है, छोटा सा टेम्परेचर चेंज के कारण, तो MC DT लिख देते थे। अब इन दोनों को आप ऐसे करके इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। आसान होता था यार, चीज़ें बहुत सिंपल थी। अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखना चाहें तो वो कितना होता है बच्चों, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता था। ठीक है, वहीं पे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता था और वही स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम होता था, जो कि लगभग बराबर होता था बच्चों। उसको हाफ बोल देते थे, हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आई थिंक क्लियर हो, ये सब चीज़ें हमने बताया था यार, इतने बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं था। बट मैंने कर दिया क्योंकि आपको थोड़ी सी चीज़ें याद आ जाए, याद करना ज़रूरी है ना भाई। आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए चैप्टर का, बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बनाइएगा तभी तो यार। अगर कम टाइम में आपको कोई चीज़ पढ़ना है तो आप ऐसे ही तो पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। खुद से लिखिएगा, खुद से ऐसा एनालाइज कीजिए लिख कर, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, चलिए हो गई बातें। हम हीटिंग कर्व में क्या बताने वाले थे, हीटिंग कर्व में क्या बताने वाले थे, ये बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी है। इसमें ये चीज़ देखना होता है हमें कि अगर देखें ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ पे ये मेरे को कैसे पता चल रहा है। अरे यार क्या आप बच्चे बातें करते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पता चल रहा है, ये तो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ये साफ साफ दिख रहा है हमें कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे है कि नहीं। ठीक है भाई, और ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, और ये हीट दिया गया है, हीट मतलब कि क्यों नहीं क्यों। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस बनता है, और यही 0 डिग्री सेल्सियस पे फेज चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे वाटर बन गया। फिर ये वाटर धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे भी ये वाटर में ही है, लेकिन हमने यहाँ पे फेज चेंज कर दिया, यहाँ पे फेज चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे ये स्टीम बन गया। ठीक है भाई, और फिर इधर भी जाएगा तो स्टीम ही रहेगा, है कि नहीं। अरे भाई ये स्टीम है तो इधर जाएगा तो स्टीम ही तो रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म पे तो ज़्यादा हीट दे रहे हैं आपको, लेकिन वहाँ पे फेज चेंज नहीं होता है। क्लियर होगा आई थिंक यार। देखिए यहाँ 0 से कम है, मतलब इधर कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस कुछ भी होगा, लेकिन 0 से तो कम ही होगा, हमें नहीं पता है। इधर तो आइस में ही रहता है, ठीक है, आइस में चेंज जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपने हीट दिया Q1, यहाँ पे हीट दिया आपने Q1, यहाँ पे दिया हीट Q2। ये एनालाइज करने के लिए है बस, ये बस एनालाइज करने के लिए है बच्चों। इससे क्या पता चल रहा है यार, इससे Q1 पे क्या है, देखिए Q1 यहाँ पे है, वहाँ पे आइस है, लेकिन Q2 जैसे ही एनर्जी हमने दिया, Q2 हीट एनर्जी दिया तो ये वाटर में बदल गया। ओके, मतलब जो भी चीज़ आपने हीट दिया है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी चीज़ आपने हीट दिया है वो इसका फेज चेंज कर दिया, आइस से वाटर में बदल दिया, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 0 का 0 ही है। देख रहे हैं ग्राफ से ऐसे देखा जाता है भाई। क्लियर होना चाहिए, क्लियर तो होना चाहिए बच्चों, है ना। चलिए ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पढ़ लीजिए, वाटर था ये वाटर में ही रह गया, भले ही आपने यहाँ पे हीट दिया Q2 से Q3 कर दिया, हीट आपने दिया ना कुछ, तो वहाँ पे आपने वाटर का वाटर ही रहने दिया, यहाँ पे इसका कोई भी बदलाव नहीं हुआ फेज में, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया, आपने जो हीट दिया वो टेम्परेचर चेंज में चला गया। चलो भाई ठीक है, फिर वाटर से स्टीम में गया तो यहाँ पे हीट देने के बाद क्या हुआ, इसका फिर से फेज चेंज हो गया। आ रहा है समझ में, सारी चीज़ें आसान है यार। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है हमें, टेम्परेचर वर्सेस हीट है। ओके, मतलब अगर टेम्परेचर वर्सेस हीट है तो इसका स्लोप क्या देगा, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन हीट। ऐसे लिख सकते हैं ना, छोटा सा dt अपॉन छोटा सा dq, या फिर डेल्टा चेंज इन हीट अपॉन डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डेल्टा चेंज इन हीट। ठीक है भाई, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको, याद आना चाहिए भाई। अगर हम कहीं पे देखते थे कि हीट का वैल्यू जो आता था वो MC डेल्टा T आता था,
और ये जो आता था चेंज इन हीट ही होता था भाई, हम ऐसे लिख देते थे ठीक है, लेकिन चेंज इन हीट ही होता था वो। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू करके देख लेते हैं क्या आएगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन एम सी आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन एम सी। इसका मतलब क्या होता है, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, ये स्लोप है भाई, ये स्लोप है। तो टेन थीटा मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और यही हम हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन एम सी के बराबर। मतलब जिसका स्पेसिफिक हीट, मास तो वही रहता है, जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। ओके, ये स्लोप है, ये स्लोप है और ये स्लोप है। तो जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, या फिर जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। मतलब स्लोप जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट आ गया भाई। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे जब आइस होता है तो आइस का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, आइस का क्या होता है बच्चों, हाफ होता है, मैंने बताया था अभी पीछे ही बताया, और स्टीम का भी होता है हाफ ही होता है, लेकिन वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। 1 होता है मतलब ये ज़्यादा है, तो इसका स्लोप कम है, देख रहे हैं स्लोप ज़्यादा इधर टिल्ट हो गया, और ये देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, तो ये स्लोप ज़्यादा इधर कर दिया ना, इधर से एंगल ये थीटा 1 है और ये एंगल इधर से थीटा 2 है, तो ऑब्वियसली थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा है थीटा 1 से, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, सी कम है तो स्लोप ज़्यादा है, क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। स्लोप 1 सबसे ज़्यादा होगा, स्लोप 1 और लगभग स्लोप 3 बराबर ही होगा, लेकिन ये स्लोप जो है ये ज़्यादा होंगे स्लोप 2 से, है ना, ये चीज़ आप समझिएगा, इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गया। एक चीज़ और आपको समझना है, स्लोप तो देख लिए, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मैंने पीछे बताया था कि जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 540 एक किलो है, और केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 540 कैलोरी पर ग्राम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना हीट देना पड़ता है फेज चेंज करने के लिए, और यहाँ पे बस 80 देना पड़ता है, इसीलिए तो इसका लेंथ ज़्यादा दिया है और इसका लेंथ कम दिया है। मतलब अगर हम देखें कि फेज चेंज 1 ये है और ये फेज चेंज 2 है, तो फेज चेंज 1 छोटा होगा फेज चेंज, ऐसे ही लिख देता हूँ, फेज चेंज 1 जो है वो छोटा होगा फेज चेंज 2 से, है कि नहीं भाई। ये बहुत आसान हो गया ना बच्चों, ये बहुत आसान हो गया भाई, ये चीज़ बहुत आसान हो गया, और समझना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है ना, और इसीलिए ज़्यादा हीट यहाँ पे स्टीम में देना, स्टीम को बनाने के लिए देना पड़ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो अगर पानी गर्म करें और भाप जो होता है पानी से निकलता है, वहाँ पे भाप पे अगर आप हाथ रखेंगे ना तो ज़्यादा जलता है, क्योंकि उस टाइम पे जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो ज़्यादा कैलोरी का यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है कि नहीं। इसीलिए वहाँ पे जब स्टीम पे हाथ रखते हैं तो जल्दी ज़्यादा जल जाता है, और जब पानी गर्म होता है उसमें हाथ ज़्यादा जलता नहीं है, इसीलिए भाप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भाप बनाते समय बहुत ज़्यादा हम उसमें हीट एनर्जी देते हैं और जो भाप में बदल जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको भी एनालाइज करने आ ही गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से सवाल करते हैं, पहले आपको खुद से ट्राई करना है कि नहीं है। आइस है इतना ग्राम का, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इज पुट इन इतना ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। जो चीज़ें बोला जा रहा है उसको जल्दी से आप लिख सकते हैं। आइस है, इस आइस को हमने रखा है 120 ग्राम का है, ठीक है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, जल्दी से करिए बच्चों। पुट किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, ठीक है भाई, ये वाटर है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये भी 300 ग्राम का है, और इसको इसमें पुट कर दिया गया है, मतलब इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचेज टू 0 डिग्री सेल्सियस। भाई मेल्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तो आना बहुत ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ओके, बहुत सिंपल है ना यार। पहली बात, अगर आप आइस को इसमें डाल रहे हैं
तो आइस कुछ मेल्ट हो जाएगा और कुछ बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं पे आपको इस टाइप का दे दिया है कि इतना ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो गया है ना, x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो गया, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा सोचिएगा कि वहाँ पे क्या होने वाला है ना, कि वहाँ पे ऐसे समझिए कि यार कुछ मेल्ट होने वाला है, कुछ कुछ आइस मेल्ट होने वाला है, कुछ आइस मेल्ट नहीं होने वाला है। तो जो आइस मेल्ट होने वाला है उसको पहले देख लेते हैं। पहले तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में बदलेगा। बोला है x ग्राम बदला है तो x लिख दिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। समझिएगा 120 का 120 नहीं बदला है भाई, यहाँ पे बस x ग्राम ऑफ जो आइस है वो बदला है, तो x ग्राम को ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप, 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है, इसका मतलब कि बस फेज का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हीट होगा वो हो जाएगा ml, मतलब कि x हो जाएगा इंटू एल। लेटेंट हीट क्या होता है बच्चों, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसी के फॉर्मेट में लिख देते हैं, इसी के फॉर्मेट में लिख देते हैं, यही है ना, ठीक है। आइस का चलिए आगे लिख देंगे, ठीक है। अब ये इतना ग्राम जो है पानी में बदला है, आइस पूरा नहीं बदला, x ग्राम इसमें पानी में बदल गया, उसका हीट ये है, ठीक है। ये 25 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस मेल्ट होता है, मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो इसको भी हम ला देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए दोनों को लाना बहुत ज़रूरी है ना, दोनों को लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो पूरा का पूरा पानी ही है, मतलब ये 300 ग्राम यहाँ पे भी रहेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी। सी का वैल्यू कितना होता है, वाटर का वैल्यू 1। अच्छा इसमें दे दिया है आपको 4200 इंटू यहाँ पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस 25 का है। चीज़ें बहुत आसान है, हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये चीज़ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। समझिएगा ये यहाँ से यहाँ आने में, ये वाटर यहाँ से यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे आने में जितना हीट लॉस किया है, जितना हीट लॉस किया है, हीट लॉस बोल सकते हैं, और उतना ही हीट ये गेन करेगा। ये जो आइस है, आइस वाला में और ये वाटर वाला में है, ये जितना हीट लॉस करता है उतना ही हीट ये गेन करता है, तभी चीज़ें चेंज होती है। ये जो लॉस कर रहा है ना, इसका जो लॉस हो रहा है वही ये गेन करके खुद को बर्फ़ से पानी में बदलता है। आखिरकार बर्फ़ से पानी में बदल क्यों रहा है, क्योंकि उसको हीट मिल रहा है कि नहीं, हीट मिल रहा है। तो हीट मिल कहाँ से रहा है, जो ये हीट लॉस कर रहा है ना, ये खुद को पानी से 0 डिग्री सेल्सियस पानी में लाने में, तो इसने हीट को लॉस किया, कितना हीट लॉस किया, इतना, वही हीट को ये गेन करके खुद को बदल रहा है। लेकिन हो सकता है ये इतना नहीं हो कि इसको पूरा बदल दे, ये पूरा आइस को बदलने में बहुत ज़्यादा हीट लगता है, हो सकता है ये कम हो सकता है इसको ज़रूरत हो 10 रुपये की, 10 रुपये में ये पूरा बदल जाएगा पानी में, और हमारे पास है ये 5 रुपये ही। तो बताइए ये पूरा पानी में बदलेगा, क्योंकि इसको 10 रुपये मिलेगा तभी ये पूरा पानी में बदलेगा, लेकिन इसको 5 रुपये मिला इसलिए पूरा नहीं बदलेगा, लेकिन 5 रुपये जितना मिला उतना तो पानी में बदलेगा और बाकी आइस में ही रह जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि 1 ग्राम उसमें बस पानी में बदला, बाकी यहीं पे रह गए, क्योंकि ये है ही इतना ही टेम्परेचर, है ही इतना हीट है कि बस इसको थोड़ा सा ही पानी में बदल रहा है कि नहीं, इसीलिए बोला जाता है। क्लियर होना चाहिए। तो जितना हीट लॉस करता है उतना ही यहाँ पे हीट गेन होता है, तभी बर्फ़ पानी में बदल रहा है, ठीक है। अगर ये सफिशिएंट है, अगर ये 10 रुपये हैं और उसको 10 रुपये ही चाहिए, तो पूरा का पूरा आइस पानी में बदलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, है ना। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लेते हैं, क्योंकि बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे ही उसका फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अब क्लियर होगा आई थिंक। तो ये जितना हीट लॉस होता है, हीट लॉस कितना हुआ है, 325 और 4200, 325 है और 4200 है। हीट गेन कितना हुआ, x ग्राम वहाँ पे चेंज हुआ, तो x का लिख देंगे, तो x इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस 3.5 इंटू 10⁵ है, x इंटू 3.5 इंटू 10⁵ है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा भाई। यहाँ से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं यार बच्चों। x इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 गुने 25 गुने 4200 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 35 गुने 10 के पावर 4 हो जाएगा। 10 के पावर 4 तो यहीं से उड़ गया भाई,
ये 7×5 = 35 और 25 5 बार में क्या लग रहा है आपको? 7×6 = 42 होता है, तो 5×6 = 30, 30 या 90, तो 90 ग्राम ऑफ हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 90 ग्राम आई से यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कन्वर्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो बोल रहा है एक्स ग्राम कितना होगा, एक्स का वैल्यू 90 ग्राम होगा। पूरा कितना था 120 ग्राम, मतलब देख रहे हैं 90 ग्राम ही कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि ये जो हीट आया है ना इधर से, जो हीट यहाँ पे लॉस हुआ है, इतना हीट से बस 90 ग्राम आइस ही पिघल सकता है भाई, लेकिन बाकी के 30 ग्राम बच जाएंगे, वो बर्तन में आइस के फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है, समझिए, बताने के लिए मैं तुरंत सोल्व कर दूंगा, लेकिन समझाना पड़ता है बच्चों। अब नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि अब आप समझ गए। पीस ऑफ आइस है जिसका मास m है, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है भाई, तो आइस पहले हम बना देते हैं भाई। ये जो आइस आपको दिख रहा है ये -5 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और इसका मास m है। ठीक है, इट इज़ गिवन 120 जूल हीट दिया गया। अरे भाई इसको हीट दिया गया है 120 जूल का। ठीक है, हीट इज सो डैट स्टार्ट मेल्टिंग, बिल्कुल हीट दिए हैं तो वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। पहले तो ये -5 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, है कि नहीं? पहले तो ये -5 से खुद को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएगा, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें चेंज होती है ना, एक बैग थोड़ी हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, m मास ही था। फाइनली आइस वाटर मिक्सचर इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट इज़ फाउंड 1 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड। अरे भाई ये m ग्राम में से बस 1 ग्राम ही आइस मेल्ट हुआ है। देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन दिस प्रोसेस, देन वैल्यू ऑफ m। देख रहे हैं जब m ग्राम है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से पानी में बदलेगा भाई। तो ये जब वाटर में बदला बच्चों, तो अब पता चला हमें कि बस 1 ग्राम ही वाटर बना है, क्योंकि 1 ग्राम ही पिघला हुआ है आइस। ठीक है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो चलिए इस प्रोसेस में जो हम हीट दे रहे हैं वो इतना दे रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस का हीट को जोड़ देंगे, इतना के बराबर कर देंगे, यही तो करना है। आखिरकार जो हम हीट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 420 जूल का हीट दे रहे हैं, वही सबको जोड़ देंगे, Q1 + Q2 + Q3 कर देंगे। कौन सा है Q1? अरे 2 ही तो है भाई, ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं, 2 ही हीट तो है, Q3 कहाँ से आ गया? Q1 जो हीट हम दे रहे हैं वो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने में इन दोनों में ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना, तो mc ΔT हो जाएगा। c का वैल्यू कितना दिया है, हीट कैपेसिटी इतना दिया है 2100, m × 2100, ΔT का वैल्यू 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा Q2 में देखिए जो हीट लगा हमारे पास, जो हीट लगा वो 1 ग्राम को पिघलाने में बस लगा है। ठीक है ना, तो m × टेम्परेचर चेंज नहीं होता है यहाँ पे, तो L कर देंगे। L कितना है, ये है। ठीक है ना, 3.36 है, 1 है इंटू 3.36 इंटू 10⁻⁻5 है, सॉरी -5 नहीं 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे भाई। क्या लग रहा है यहाँ से कितना आएगा, ये 420 से जूल है। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमको लग रहा है कितना आएगा, मेरे को पता नहीं चल रहा है। 21×5 = 85 होता है ना, नहीं यार, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं बच्चों। ये 420 जूल है, माइनस कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है बच्चों, 336 पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 0 ही तो आ जाएगा, चलो भाई ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये किस चीज़ में दिया था, ये किस चीज़ में दिया था भाई, ये किस चीज़ में दिया हुआ था, जूल पर केजी पर केल्विन था, और हमारे पास ये किस चीज़ में है, ग्राम में है, m ग्राम है ना बच्चों। देखिए A1 ग्राम है, हाँ m ग्राम है, देखिए तो ग्राम को हमको केजी में बदलना पड़ेगा। केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड दे देंगे, 2 0 2 0 कट ही जाएगा। चलिए भाई अब ठीक आ गया। अब यहाँ पे 336 का माइनस कर देंगे, इधर कितना आ जाएगा, 21×25 5 5 दूना 10, m / 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए देखिए जल्दी बताइए, 4, और ये हो जाएगा आई थिंक 11, 11 में से 3 चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा 8। ठीक है, यही तो आएगा, गुने 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 105 कर देंगे, यही m का वैल्यू आ जाएगा। जो भी आता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 बार में, 21 बार में,
जो भी आएगा आप देख सकते हैं बच्चों, इतना ग्राम में आएगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए। एम ग्राम, चलिए बता ही देते हैं कितना है ना। 21 से कितना बार में आएगा? 7 बार में आएगा। 7 7 दूना 14 नहीं, 9 बार में, 9 दूना 18 नहीं, 8 बार में, 8 दूना 16, हाँ 8 दूना 16, 8 बार में ही आ रहा है ये, 8 ग्राम ही आ रहा है। तो ये पूरा हमारे पास 8 ग्राम था और उसमें से बस 1 ग्राम यहाँ पे पिघला था। ठीक है, सिंपल है यार। देखिए यहाँ पे इंसुलेटेड वेसल है जिसमें इतना ग्राम स्टीम है, इतना केल्विन पे, मतलब इसका मतलब कितना होता है, आप डिग्री सेल्सियस में ही लेकर चले क्योंकि वो आसान होता है। 373 मतलब क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 253 केल्विन मतलब क्या हो गया, माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस ही तो हो गया, है कि नहीं। 273 होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए भाई ठीक है, सब चीज़ें आपको दे रखा है इस सवाल में। ठीक है, आपको बस बताना है ना कि जब इनको हम मिक्स कर रहे हैं, स्टीम को और इतना ग्राम आइस को, तो वो उसका फाइनल मिक्स जो होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा। आपके पास पहले स्टीम है भाई, ये स्टीम है, और आपके पास क्या है, आइस है। दो चीज़ें आपको मिक्स करना है भाई। ये आपको दे दिया 0.05 kg का है और ये आपको 0.45 kg का है। अगर इसको, ये कितना डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये है यहाँ पे माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस पे। पहली बात मिक्स करना है तो ऐसी भाप और आइस थोड़ी मिक्स हो जाएगा, दोनों पहले वाटर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे है तो ये कुछ कम टेम्परेचर पे आएगा, और ये लो टेम्परेचर पे है तो कुछ हाई टेम्परेचर पे जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। मान लेते हैं यार यहाँ पे ये चीज़ पहले तो कन्वर्ट होना चाहेगा। समझिएगा, समझिएगा बच्चों, अगर ये इसको आइस से वाटर में बदलना है तो ये हीट को गेन करेगा, तभी तो खुद को बदल पाएगा। और ये जो है स्टीम खुद को टेम्परेचर कम करेगा, मतलब खुद का हीट लॉस करेगा, और जितना हीट लॉस करेगा उतना ही हीट गेन करके ये पानी में बदल सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इतना, इसका कितना हीट होता है लॉस ताकि ये पानी में बदल जाए, हो सकता है कुछ आइस बच भी जाए, होता है ऐसे केसेज में। चलिए हम पहले पानी में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी में बदल जाएगा, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। चलिए भाई ठीक है, ये भी इधर सिमिलरली इसको भी बदलते हैं हम लोग। ये आइस का आइस ही रह जाएगा, है कि नहीं भाई, ये आइस का आइस ही रह जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है भाई, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, फिर ये पानी में बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसमें कितना हीट मिला हमको, है ना। ये -5 से -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो MC डेल्टा टी कर देंगे, MC डेल्टा टी कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, M इंटू L कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे M इंटू L करने से क्या मिलता है हमें। मास को हम लोग अगर बदल दे ग्राम में तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 ग्राम हो जाएगा। और इसको अगर कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, 450 ग्राम हो जाएगा। चलिए भाई ठीक है, तो ML का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास 50 ग्राम इंटू लेटेंट हीट कितना होता है स्टीम का बच्चों, अगर आप कैलोरी में देखना चाहें तो वेपोराइजेशन का होता है 540। कितना आ जाएगा, 0 0 एक और 0 आ जाएगा, 4 5 20 की 0 हासिल 2 50 25 27,000 कैलोरी आ गया, इतना ml का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या ये जितना हीट लॉस किया उतना गेन किया, देख लेते हैं। यहाँ पे MC डेल्टा टी है ना, यहाँ पे देख लेते हैं MC डेल्टा टी है, मतलब मास कितना है 450 ग्राम। C का वैल्यू कितना होता है आइस में, वो तो हाफ ही होता है भाई। डेल्टा टी का वैल्यू 20 है, ये 10 बार में कटेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4500 कैलोरी आ रहा है, मतलब ये जितना इसको हीट दे रहा है इतना कैलोरी, उससे इतना, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। क्या इसके बाद भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, M इंटू L हो जाएगा। मास कितना है बच्चों, मान लेते हैं कि पूरा कन्वर्ट हो गया, मान लेते हैं ये 450 ग्राम ही कन्वर्ट हो गया, मतलब 450 ग्राम पूरा कन्वर्ट हो गया ये वाटर में, मान लेते हैं, हमको नहीं पता है। लेटेंट हीट ऑफ आइस में क्या हो जाता है बच्चों, वो 80 हो जाता है ना। कितना हो जाएगा, 0 0 0 40 की 0 हासिल 4 8 चौके 32 और 4 34,000 कैलोरी यहाँ पे आ रहा है। 34,000 ये है,
और ये 4000 और था, तो कितना हो गया टोटल? 38,000 हो गया, है ना बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको वाटर को बदलने में 0 डिग्री सेल्सियस पे 38,000 लग रहा है, लेकिन ये दे कितना रहा है? ये दे कितना रहा है? 27,000 ही दे रहा है भाई। ये दे 27,000 रहा है और इसको चाहिए इतना कन्वर्ट होने में 38,000। 34,000 इधर, 38,500, ठीक है। तो इसका मतलब पता चला जितना हम दे रहे हैं उससे पूरा आइस तो कन्वर्ट नहीं होगा वाटर में, कुछ कम होगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा नहीं गया, फाइनल टेम्परेचर बस पूछा गया। तो फाइनल टेम्परेचर ये कहाँ पे मिक्स हो जाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि समझिए ना, यहाँ इसमें कितना रहा था 4,500, इसमें थोड़ा सा और हो जाएगा, मतलब इसमें से कुछ कम होगा, लेकिन इसमें कुछ कम ही आइस तो कन्वर्ट होगा आइस वाटर में, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल जो इसका मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आएगा। ये खुद को यहाँ से बदल के 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए 100 पे था, ये खुद को 0 पे लाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी। एम का वैल्यू कितना है बच्चों? 50 है। सी का वैल्यू कितना है बच्चों? वाटर के केस में 1 होता है। डेल्टा टी का वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5,000 आ जाएगा। कोई बात नहीं भाई, आप जो 27,000 आया इसमें 5,000 ऐड कर दीजिए, 32,000 हो गया। फिर भी 32,000 इसके पूरे जोड़ से तो कम ही है, क्योंकि ये पूरा आ रहा है 38,500, है कि नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों को ला दिया हमने। अब चेक किया यहाँ पे जितना हीट लॉस हुआ है 5,000 और 27,000 हीट लॉस, देखिए हीट लॉस हुआ है 27,000 प्लस 5,000, टोटल 32,000 कैलोरी का हीट लॉस हुआ है। लेकिन यही हीट गेन करेगा ना, तभी जाकर वो आइस पिघलेगा। तो हीट गेन कितना का होना चाहिए बच्चों? इतना ही का होना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे आ रहा था 4,000, कितना आ रहा था? 4,500 ही आ रहा था। 4,500 कैलोरी था, और प्लस में जब हमने पूरा सोचा कि पूरा का पूरा आइस पिघला देना है, तब 34,000 आया। तब 34,000 आया। अब टोटल जोड़ देंगे तो भाई टोटल हो जाएगा यहाँ पे 38,500। लेकिन हमें पता है कि हमें मिल कितना रहा है, हमें 32,000 ही मिल रहा है, और हमको इतना चाहिए, तब जाकर पूरा इस पिघलेगा। मतलब कि पूरा नहीं पिघलेगा, क्योंकि पूरा यहाँ पे एनर्जी मिलेगा ही नहीं, इतना चाहिए और इतना ही दे रहा है। हमको चाहिए इतना पूरा पिघलाने के लिए, लेकिन दे हमको इतना ही रहा है, तो पूरा नहीं पिघलेगा भाई, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कारण जो पिघलेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 32,000 कैलोरी जो मिल रहा है हमारे पास, उससे मान लेते हैं कि एम मास ऑफ आइस पिघलेगा, ठीक है। यहाँ पे जितना आया था ना, वो एम मास ऑफ आइस पिघलेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। तो एम इंटू ये कर देते हैं 80 लेटेंट हीट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये पहले माइनस पे था, लेकिन यहाँ पे आया है तो ये भी तो ऐड करना पड़ेगा इसमें, मतलब 4,500, मतलब 4,500 और ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से इतना मास निकाल सकते हैं जो मेल्ट हुआ है ना, जो आइस मेल्ट हुआ है उसका मास निकल जाएगा यहाँ से। इतना हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा था कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना आया था, उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा के लिए थोड़ा आइस मेल्ट हो जाएगा, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होता है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ये जेई 2006 का सवाल था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। 100 ग्राम आयरन नेल है, ओके, 100 ग्राम का आयरन नेल है, कांटी है भाई, कांटी। हीट इतना ग्राम ऑफ, ठीक है, एक हैमर से उसको ठोका जाता है। यह थोड़ी है, इससे ठोका जाता है। स्ट्राइकिंग एट द वेलोसिटी ऑफ इतना, ठीक है। व्हाट विल द राइज इन, देखिए बच्चों इस टाइप का सवाल बहुत आसान होता है भाई। टेम्परेचर ऑफ नेल इज 1/4 ऑफ एनर्जी ऑफ इट्स हैमर गोज इन द हीटिंग अप प्लेन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हल्का बात है, क्योंकि बोल रहा है 1/4 ऑफ एनर्जी चला गया, मतलब ये अगर इसको ऐसे ठोक रहा है तो कुछ वेलोसिटी से ठोक रहा है, वो आपको दे दिया है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल, हाफ इंटू एम, इसका मास कितना है 1.5 kg का है, ठीक है भाई। हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, वी मतलब कि वेलोसिटी की 60 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना एनर्जी दे रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 1/4 इसका एनर्जी का 1/4 जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है हीट जनरेट करने में। तो हीट जनरेट कब होता है, जब चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो एम सी डेल्टा टी कर देंगे।
अब यहाँ पे E/4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम अगर लिख दें, यहाँ पे हाफ था ना ऑलरेडी, तो हाफ था तो 1/8 हो जाएगा, इंटू में 1.5 मतलब कि 3/2। चलिए लिख देते हैं 3/2 इंटू 60 हो जाएगा भाई। एम मास आपको दे रखा है उसका जो 100 है, 100 ग्राम है, इंटू सी का वैल्यू आपको 0.42 है, डेल्टा टी आपको पता करना है। ठीक है भाई, आसानी तो है यार, हो जाएगा जल्दी से, 2 से 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 8 से भी कटता हुआ हमें दिख रहा है। मान लेते हैं कि ये 4 से 2 बार में कट गया, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20, और 2 से फिर से कटता हुआ दिख रहा है ये 15 बार में। तो ऊपर क्या आ गया, 15 × 3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 42 आ जाएगा, इक्वल टू डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 3 से कितना बार में कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। हाँ ठीक है, तो लगभग ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे 1.0 हो जाएगा, 06 के आसपास आएगा। तो 15 के आसपास आ रहा है आंसर भाई, 15 के आसपास आई थिंक बच्चों आंसर आ रहा है। लेकिन ये आंसर तो है नहीं, चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है। आई थिंक इसमें गलत होगा बच्चों, आई थिंक इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है वो चीज़। ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यही इसको गुना कर लीजिएगा, तो वो आंसर है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक होगा उस टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भाई। फिर से एक और सवाल यहाँ पे आपको बोला जा रहा है भाई, कौन सा सवाल है, टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इज इंक्रीज बाय 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया है, तो लेंथ इंक्रीज, अरे यार ये तो बहुत आसान है बच्चों, है ना। लेंथ इंक्रीज हुआ है, इनिशियल लेंथ कितना था, एल था, फाइनल लेंथ कितना हो गया, एल में 0.02% का ऐड हो गया, एल का इनिशियल का, है ना। लेंथ इंक्रीजेज बाई इतना %, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब मास पर डेंसिटी पूछ रहा है, मास पर डेंसिटी पूछ रहा है, तो ये तो वॉल्यूम हो जाता है, तो वॉल्यूम का चेंज इन बताना है। लेंथ का चेंज इन आपको दे रखा है, मतलब आपको मैंने बताया था ना कि डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू क्या होता था, अल्फा डेल्टा टी होता था, वही चीज़ करना है भाई, बहुत आसान हो गया। चेंज इन लेंथ कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है माइनस इनिशियल, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 0.02% ऑफ एल डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू अल्फ़ा का वैल्यू हमें नहीं पता है, चेंज इन टेम्परेचर 10 का हुआ है, एल कट जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बच्चों 0.02 डिवाइडेड बाई 10 इंटू परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं 100 से, इतना आ जाएगा। आपको पता है कि डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू क्या होता है, गामा डेल्टा टी होता है, तो आपको क्या बताना है, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वही चेंज इन मास डेंसिटी वही होता है, परसेंटेज चेंज बताना है, तो इसमें फिर 100 से गुना कर देंगे, तो गामा का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा होता है, मतलब 0.02 डिवाइडेड बाई 100 गुने 10 गुने डेल्टा टी का वैल्यू 10 है, ये कट जाएगा भाई। परसेंटेज चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 0.06 डिवाइडेड बाई 100, और इसी को परसेंटेज में बदलना है तो 0.06% हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। बहुत आसान, इस टाइप के सवाल आए तो आपको छोड़ना नहीं है भाई, इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं। कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, अच्छा वाटर इक्विवेलेंट की बात कर दिया मैंने, पीछे एक टर्म बताया था वाटर इक्विवेलेंट, वही है, और इतना ग्राम ऑफ वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, हमें वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है, मतलब वेट ऑफ वाटर जो है वो 20 ग्राम ऑलरेडी है, और भी वाटर है, प्लस में 180 ग्राम और वाटर है, तो टोटल अब वाटर कितना हो गया 200 ग्राम हो गया, और ये कितना डिग्री सेल्सियस पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है भाई। इसका एम ग्राम, सॉरी ये नहीं, एम ग्राम ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, मिक्स किया गया है इसके साथ, टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर 31 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब स्टीम देखा गया तो स्टीम एम ग्राम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इन दोनों को मिक्स किया गया आपस में, तो कौन सा टेम्परेचर आया हमारे पास, 31 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया गया, ये बता दिया है, नहीं बताता हम 0 पे जाते थे, है कि नहीं, लेकिन वाटर है तो चलिए ठीक है। वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू, अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया बच्चों, आपको पता है
ये वाटर है 25 पे, तो 31 पे जा रहा है, तो इसमें गेन हो रहा है ना, टेम्परेचर गेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या, ठीक है, हीट गेन भी हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, तो एम मास कितना है 200, सी का वैल्यू कितना होता है बच्चों बताइए ना, वाटर है तो 1 होता है, डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 6 का है, 31 और 25 में अंतर 6 का ही तो है, बराबर इधर कितना हुआ होगा, इधर भी एम मास सी जो हाफ होता है इंटू डेल्टा टी। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वाटर हमें क्यों दे रखा है 540, स्टीम पहले वाटर में बदलेगा इसीलिए दे रखा है, मैं भी वही सोचा, स्टीम पहले वाटर में तो बदलेगा ना बच्चों, पहले स्टीम है तो ये वाटर में तो बदलेगा, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पहले ये वाटर में बदलेगा तो यहीं पे एम एल हो जाएगा ना, ये कितना होता है एम एल बच्चों, मास कितना एम नहीं दे रखा है, एल का वैल्यू क्या है लेटेंट हीट जो 540 है, तो यहाँ पे आपको फिर ये कन्वर्ट होगा वाटर में 31 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब सही होगा, पहले यहाँ पे एम एल का ऐड करना पड़ेगा, मतलब एम इंटू 540 प्लस अब हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, सी का वैल्यू होता है 1 तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना है बच्चों बताइए 69 दिख रहा है, चलिए यहीं पे कैलकुलेट कर दे, आगे कर दे, देख लेते हैं, 6 दूना 1200 बराबर कितना हो जाएगा 540 प्लस 69 टाइम्स ऑफ एम है, कितना हो जाएगा 1200 इक्वल टू 9 6 4 10 की 0 हासिल 1 609 आ रहा है इंटू एम आ रहा है, तो यहाँ से एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास ही तो होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम हो जाएगा, आंसर दिख गया हमको, आसान है यार, चीज़ें आसान है बच्चों, है ना। 100 ग्राम वाटर लिक्विड का ठीक है एडिड किया, 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी की टेम्परेचर यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस है, उसका किसका बी का टेम्परेचर, तो मिक्सर भी कम, अच्छा सब कुछ तो दे ही रखा है बच्चों, अब कुछ करना ही नहीं है, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करने पर टेम्परेचर जो बन जाता है वो 90 डिग्री सेल्सियस बन जाता है, समझिएगा दोनों लिक्विड ही हैं इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये 100 ग्राम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 50 ग्राम है 75 डिग्री सेल्सियस पे, मैं इसे डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों लिक्विड फॉर्म में ही है, स्टीम और आइस में रहता था तो हम लोग पहले चेंज करते थे, आप ये मत सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है एम जो कि 100 है, सी ए हो जाएगा इंटू डेल्टा टी कितना का है बच्चों 10 का है, इक्वल टू इधर का एम कितना है 50, सी का वैल्यू है सी बी, डेल्टा टी का वैल्यू कितना है बच्चों 15 है, मैं कैसे लिख रहा हूँ भाई एम सी डेल्टा टी, एम ये है एम सी इसका स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, डेल्टा टी मतलब 100 और इसका बीच का डिफरेंस, उसी तरीके से इधर भी, और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि जितना ये यहाँ से हीट लॉस होगा उतना ही हीट इधर से गेन होगा, ठीक है, सॉरी हीट गेन इधर से हो रहा है ना, हाँ हीट गेन इधर से हो रहा है, हीट लॉस इधर से, चलिए ठीक है होता है। यहाँ से आपको सी ए अपॉन सी बी नहीं मिल जाएगा, मैं क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि आगे सवाल में पूछा जाएगा, आगे सवाल में पूछा जाएगा 50 दूना 100 होता है, इधर कितना हो जाएगा 5 तिया 15 5 दूना 10, तो 3/4 हो जाएगा भाई। अब आगे सवाल में बोला जा रहा है कि कोई मिक्सचर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, अगर 100 ग्राम लिक्विड ए है कितना डिग्री सेल्सियस पे, 50 ग्राम लिक्विड बी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, 100 ग्राम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 50 ग्राम है 50 डिग्री सेल्सियस पे, इन दोनों को मिक्स किया गया भाई, फिर से दोनों लिक्विड ही स्टेट में है, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर का मिक्सचर का बताना है क्या होगा, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कुछ ड्रॉप होगा, तो एम ये ए ही है बच्चों और ये बी ही है, ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, बहुत आसान है, एम सी ए डेल्टा टी का वैल्यू मतलब 100 माइनस टी हो जाएगा कुछ, उसी तरीके से एम सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों सी बी डेल्टा टी का वैल्यू टी माइनस 50 हो जाएगा, सी ए अपॉन सी बी का वैल्यू आपको दे रखा था पीछे 3/4 है, इक्वल टू
टी माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टी हो जाएगा भाई। ये 2 बार में कट जाएगा। 300 माइनस 3t इक्वल टू 2t माइनस का 100, 400 बराबर 5t। टी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 80। तो 80 हमारे पास डिग्री सेल्सियस आ गया। बहुत आसान है बच्चों, इस टाइप के सवाल आए तो आपको कर लेना है। बोला जा रहा है पेंडुलम जो लॉस करता है टाइम को, लॉस करता है इतना डे, एक दिन में इतना टाइम उसका लॉस हो गया, इतना सेकंड। मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, टाइम पीरियड अगर कहीं पे लॉस होता है टाइम का, मतलब कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। मैंने ये चीज़ बताया था, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। अगर कहीं पे गेन होता है टाइम का, तो वहाँ पे टाइम पीरियड कम हो जाता है। ये चीज़ आपको याद होगा, मैंने बताया था। तो पहली बार में लॉस जब होता है तो इंक्रीज होता है टाइम पीरियड। लॉस हुआ है 12 सेकंड का, टेम्परेचर जब 40 डिग्री सेल्सियस था। लॉस हुआ है 12 सेकंड का एक दिन का, और जब टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। और गेन हुआ है 4 सेकंड का, जब टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, है ना। यहाँ पे लॉस हुआ है इतने का और यहाँ पे गेन हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ये लॉस कब हो रहा है? जब टाइम पीरियड बढ़ रहा है। लॉस कब हो रहा है? जब टाइम पीरियड बढ़ रहा है, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा भाई, नॉर्मल से ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तभी तो ये लॉस किया है। और नॉर्मल से टेम्परेचर कम कर दिया, और लेंथ ऑफ पेंडुलम कम हो जाता है वैसा करने से, तो उसके कारण यहाँ पे गेन हुआ होगा 4 सेकंड का। तो मतलब टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जब होगा इन दोनों के कुछ बीच में ही होगा, है कि नहीं। यहाँ से कुछ हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ से कुछ घटा दिया, मतलब टेम्परेचर का वैल्यू 40 और 20 के बीच में ही होगा। तो 40 और 20 के बीच में जो भी होगा नहीं है उसको हटा देते हैं, 40 और 20 के बीच में है ही नहीं। तो आंसर या तो ए है या तो सी है, ऐसे भी कर सकते हैं भाई, है कि नहीं। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में मान लेते हैं कुछ टी है, मतलब थीटा मान लेते हैं, टेम्परेचर को थीटा। टाइम पीरियड आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है? चेंज इन टाइम पीरियड अपन ओरिजिनल टाइम पीरियड होता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये निकालते कैसे मैंने बता दिया था यार पीछे, अब बार बार नहीं पूछेगा बच्चों। टाइम पीरियड जो होता है ना 2π√L/g, वहाँ से हम लोग निकाल दिए थे। चलिए, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बताया हूँ पीछे में। तो यहाँ पे आपको दे दिया है कि चेंज इन टाइम पीरियड अपन ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो यहाँ पे कुछ अगर होगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी होगा, टी सेकेंड का। यहीं से ये चीज़ बढ़ जा रहा है और यहीं से ये चीज़ घट जा रहा है, तो चेंज कितने का होगा? इसमें चेंज कितने का हुआ है? ये लॉस हुआ है ना, ओवरऑल ये लॉस बता रहा है बच्चों कि इतना लॉस हुआ, इसका मतलब चेंज ही है। ये 12 सेकंड का चेंज ही तो है। आखिर मेरे पास 100 रुपये थे और मेरे पास 80 रुपये अब हैं, तो हम जो बता रहे हैं 20 रुपये, वो लॉस ही बता रहे हैं। तो ये लॉस ही बता रहा है, ठीक है। तो लॉस जो है मतलब कि 12 अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड टी इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा, तो वही रहेगा डेल्टा थीटा। मतलब कि आपको पता है डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन थीटा, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो 40 माइनस थीटा कर देंगे। उसी तरीक़ा से इसके कारण हम लिख सकते हैं कितने का गेन हुआ है। भले ही यहाँ पे टी था, उसके बाद इसको गेन हुआ है टाइम का, लेकिन फिर भी चेंज तो 4 का ही है। मेरे पास 100 रुपये थे, अब मेरे पास 140 रुपये हो गए। हम जो गेन बता रहे हैं ना 40 रुपये का, वो गेन ही है बच्चों, वो डिफरेंस ही है दोनों का। तो वो डिफरेंस ही है, डेल्टा टी भी यहाँ पे डिफरेंस ही बताएगा, मतलब कि 4 अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा थीटा मतलब कि अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, ये ज़्यादा है और ये कम है भाई। भले ही ये सबसे ज़्यादा था, उसके बाद ये कम हुआ, इसके बाद ये कम हुआ, तो ये इससे 20 से तो ज़्यादा ही है। मतलब हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो थीटा माइनस 20 लिखेंगे। अब ये दो इक्वेशन आ गया, ये दोनों को सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1/2। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 मतलब कि कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू ये कट जाएगा तो 40 माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 थीटा माइनस 60 इक्वल टू 40 माइनस थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये 4 थीटा का वैल्यू आपके पास आ रहा है 100, तो थीटा का वैल्यू आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। आंसर तो हमें मिल गया भाई, ये हो जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू मतलब अल्फ़ा मतलब ए ही है, तो वो हम निकाल सकते हैं ना।
किसी में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए 4/T इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा डेल्टा टी, मतलब कि थीटा माइनस 20। ये यहाँ पे सब कुछ अगर हम रख दें तो हमारे पास अल्फ़ा नहीं निकल जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/T इंटू थीटा का वैल्यू कितना आया था 25, तो ये 5 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 8/5T आ गया। टी का वैल्यू क्या होगा, बोल रहा है एक दिन में लॉस हुआ था, एक दिन में, देखिए एक दिन में लॉस हुआ था, तो टाइम टोटल एक दिन का कितना होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं, मतलब एक मिनट में 60 सेकंड, तो जितना है उसमें गुना कर देंगे, तो यही तो होता है, इतना सेकंड होता है। तो इसको उल्टा कर देते हैं भाई, 8/5 इंटू 24 इंटू 60, मतलब 36 गुने 100 आ जाएगा, 3 8 24, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब बचती है 15 गुने 36, ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी, तो 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, देख सकते हैं वही चीज़ आ जाएगा, 1 पॉइंट आ जाएगा, 1.85 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा, है ना, पर डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हैं। तो आसान है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। देखिए बहुत आसान सा जेड मार्क्स 2013 का सवाल है। फिगर दे रखा है आपको, इसमें से स्पेसिफिक हीट सी होता है, सॉलिड का है, फंक्शन दिया हुआ टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पे है, और ये सी स्पेसिफिक हीट है, यह स्पेसिफिक हीट दे रखा है ना बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, इंक्रीज जितना से इतना, ठीक है, इग्नोरिंग द वॉल्यूम चेंज, ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कुछ भी चीज़ दे रखा है यहाँ पे, बस पूछ रहा है। तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ऑन रेंज, ठीक है, 0 से 100 डिग्री केल्विन में, 100 केल्विन में, 0 से 100 मतलब ये 0 था, 0 से 100 केल्विन में क्या चेंज हो रहा है, वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। जो हीट एब्जॉर्ब है, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज होता है, वो क्यू का वैल्यू होता है, क्यू बराबर mc∆T होता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, आपसे पूछा जा रहा है 0 से इतना केल्विन, मतलब टेम्परेचर का चेंज करने से ये हीट एब्जॉर्ब कैसे चेंज होगा, हीट एब्जॉर्ब, तो ये हीट है और ये टेम्परेचर चेंज है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो मतलब 0 से 100 डिग्री केल्विन में, 100 केल्विन में, यहाँ से तो ये ग्राफ स्ट्रेट ही दिख रहा है हमको, लिनियर ही हो रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यू का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा ही है, चेंज इन टेम्परेचर से, लिनियरली है। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। हीट एब्जॉर्ब इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 0 से 100 केल्विन में, लेस देन हीट रिक्वायर्ड इन इंक्रीजिंग 400 से 500 केल्विन, 400 से 500 केल्विन, मतलब कि ग्राफ में ये वाला पोर्शन, और 0 से 100 मतलब कि 0 से 100 में ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन की बात हो रही है और ये पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है भाई। सी और टी के बीच में है, तो हीट एब्जॉर्ब क्यू का वैल्यू क्या होगा, इसके बीच में क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू और डेल्टा टी में कैसे रिलेशन है, भले ही ये हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज हो सकता है, लेकिन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इन दोनों को हम देखना चाहें, इन दोनों का ग्राफ बना दें, तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर mx हो जाएगा, इसी टाइप का कुछ बन जाएगा, ठीक है, जैसा भी है। तो इसको अगर हम एरिया ले लें तो ये नहीं बता देगा, एरिया ही तो इसका हीट बताएगा ना, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, तो इसका एरिया ही बताएगा। भले ही यहाँ पे किसी और का दे रखा है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में दे रखा है, पता नहीं कैसा ग्राफ दे रखा है, लेकिन आपसे पूछ दूसरा चीज़ रहा है, क्यू और डेल्टा टी के बीच में, ठीक है। क्यू और डेल्टा टी के बीच में आप अगर देखिए बच्चों, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आ रहा है, और इनके एरिया जो होंगे वही आपको यहाँ पे हीट बताएगा। तो ऑब्वियसली ये एरिया ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे हीट जो होगा रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, यही तो बोल रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है, और इसमें लेस होगा, तो ये आंसर भी सही है। देयर इज़ नो चेंज इन रेट, देयर इज़ नो चेंज इन रेट इन हीट एब्जॉर्प्शन इन 400 से 500 केल्विन, इसमें कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों, बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ गया, y बराबर mx में स्लोप इसका 0 हो गया, मतलब y का वैल्यू 0, मतलब कि कांस्टेंट आ गया y, तो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे c का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, और q का भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कांस्टेंट आ गया, ये भी सही है। रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद रेंज ऑफ 200 से 300 केल्विन,
200 से 300 के बीच में अगर देखें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है भाई, मतलब हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ ये था और यहाँ पे कुछ ये आ गया है ना, तो यहाँ पे हीट कुछ कम था और यहाँ पे हीट कुछ ज़्यादा गया, तो हीट तो एब्जॉर्ब ही हुआ है। बिल्कुल सही है, हीट गेन मतलब हीट एब्जॉर्ब ही हुआ है, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट गेन और हीट एब्जॉर्ब ही होता है बच्चों, आपको पता होगा। सही तो है, सही तो है, सारा सही है, सिंपल आसान सवाल था ये यार। ये भी बहुत इजी ही सवाल है, इसको बोल सकते, इजी नहीं बोल सकते हैं, पहले तो पढ़ लेना चाहिए। ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ठीक है, इवापोरेट डिक्रीजेज इन इट्स सरफेस एनर्जी। ओके, कोई लिक्विड ड्रॉप है, वो इवापोरेट हो गया, मतलब इसको हीट मिला होगा, तो ये इवापोरेट हुआ तो कुछ छोटा हो गया होगा, वही बोला जा रहा है यहाँ पे भी, है ना। डिक्रीजेज इट्स सरफेस एनर्जी, यहाँ पे एरिया ए था, यहाँ पे एरिया छोटा ही हो गया क्योंकि कुछ डिक्रीज हुआ है। व्हेन इट्स टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, अच्छा टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड है, मतलब कि लेटेंट हीट का बात हो रही है। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप टू दिस इज पॉसिबल। मिनिमम रेडियस ये आर का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि यहाँ पे चीज़ें ऐसा हो जाए। सरफेस एरिया इसका डिक्रीज हुआ है, इस सरफेस एरिया ए था, यहाँ पे छोटा ए हो गया, ठीक है भाई, मतलब इसका अब रेडियस कुछ कम हो गया होगा, छोटा आर मान लेते हैं, इसका एरिया छोटा रेडियस हो गया होगा, बिल्कुल। मतलब अगर इसका एरिया ए है तो एरिया ए क्या होगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है एरिया, यहाँ पे छोटा एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर हो गया। इसका कुछ पार्ट है ना बच्चों, कुछ पार्ट यहाँ से इवापोरेट हो गया है, मान लेते हैं कि ये ठीक है, ये आर था, लेकिन यहाँ पे कुछ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर माइनस डी आर हो जाएगा। क्या मैं सही लिखा हूँ, कैपिटल आर लिख देता हूँ भाई, कुछ कम हुआ है ना तो रेडियस भी कुछ कम होगा, तो ये आर का वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कुछ कम हुआ, डी आर मतलब कुछ छोटा चेंज मान लिया हमने, तो ठीक है ऐसे हम लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आर माइनस डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ से आप लिख सकते हैं, डी आर बहुत छोटा है बच्चों, तो 4 पाई देखिए आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर तो वहीं जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर डी आर का स्क्वायर, मतलब डी आर तो बहुत छोटा है और डी आर का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, डी आर इज स्मॉल, ये बहुत छोटा है बच्चों, तो डी आर का स्क्वायर तो और स्मॉल हो जाएगा ना भाई, वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो वेरी स्मॉल को हम लोग निगलेक्ट भी कर सकते हैं, वैसा ही किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर एक और टर्म आ जाएगा माइनस का 4 पाई इंटू 2 आर डी आर, ये बाद का, ये फाइनल एरिया है और ये इनिशियल एरिया था। अगर हम चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं, डेल्टा ए निकाल दें, चेंज इन एरिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, लेकिन हमको पता है इसका एनर्जी ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसका ऑलरेडी बड़ा रेडियस है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज निकालना है ना, तो चेंज में आप बड़ा में से छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे कितना बचेगा फिर 4 पाई मतलब 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई आर डी आर हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पे एक चीज़ निकाल लिया हमने, ये हमने चेंज इन एरिया निकाला है बच्चों, चेंज इन एरिया, इसको हीट मिला होगा ना तो यहाँ पे लेटेंट हीट होगा, मतलब एनर्जी जो मिला है वो लेटेंट हीट है, तो एम एल हो जाएगा। और ये एनर्जी मिला कहाँ से, ये एनर्जी जब ये इवापोरेट हो गया है ना बच्चों, तो इसका सरफेस एनर्जी हम लिख सकते हैं ना, सरफेस एनर्जी क्या होता है सरफेस टेंशन इंटू एरिया होता है, मतलब चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया कितना है 8 पाई आर डी आर। अब हमको एम एल लिखना है, तो मास क्या होता है, मास नहीं डेंसिटी के टर्म में दे रखा है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लेटेंट हीट, तो आप यहाँ से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी बता सकते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा डेंसिटी है, वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम भी यहाँ पे चेंज हो गया है भाई, वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, मतलब हमको डेल्टा भी निकालना पड़ेगा भाई, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, मतलब भी इनिशियल माइनस भी फाइनल करना पड़ेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस का 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब करना पड़ेगा। स्मॉल आर का वैल्यू हमको पता है, वो है कैपिटल आर माइनस डी आर, छोटा सा कुछ रेडियस चेंज हुआ था वो हम डी आर मान लिए, इसीलिए क्यूब कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब
फिर डी आर का क्यूब आ जाएगा तो हट ही जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3ab, 3 इंटू, ये तो 4/3 रहेगा ही, 4/3 पाई इंटू 3ab, 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आर प्लस डी आर हो जाएगा भाई, साफ साफ हमको दिख रहा है। और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू है। बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, है ना। 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, चेंज इन वॉल्यूम 4πr² डी आर। देखिए मैंने ये डी आर को फिर से, लगभग छोटा है ना, तो इसको इसके कंपेरिजन में छोटा है, तो हम यहाँ पे आर ही मान लिए, इसका वैल्यू आर ही मान लिए, तो ये आ गया 4πr² डी आर। ठीक है, 4πr² डी आर, ये एनर्जी आ गया फाइनल। तो ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, T इंटू 8πr/dr, ये छोटा लिख दिया था मैंने, बड़ा ही, इक्वल टू 4πr² इंटू डेंसिटी। कुछ कुछ चीज़ें कट रही है, 4π, सॉरी यहाँ पे 8π था, तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, r/dr कट जाएगा। हमारे को r निकालना था ना भाई, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2t डिवाइडेड बाई रो, 2t डिवाइडेड बाई रो इंटू एल भी था, सॉरी। तो ये आंसर आ गया भाई, मतलब कि आंसर डी हो गया। ये सवाल 2013 मेंस का है बच्चों, लेकिन अच्छा लेवल का सवाल है, लेकिन आप सीख लीजिए इसको, हो सकता है एडवांस में भी ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, सीख लीजिए थोड़ा सा। ये बहुत आसान सा सवाल एक और आ गया भाई। थर्मोमीटर जो हमने बना रहे हैं, ये तो लीनियर स्केल है, x0 वैल्यू देता है व्हेन कॉन्टेक्ट विद बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बोला था ना, अगर स्केल बनाना है तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और बीच में कुछ हम पॉइंट मान लेते हैं। हमको बस 2-3 पॉइंट पता होना चाहिए, हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे इसको x0 वैल्यू आ रहा है, x/3 आ रहा है, आइस के मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे x0/3 आ रहा है। और भी क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन इट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कुछ टेम्परेचर इसका x होगा, हमें नहीं पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। थर्मोमीटर को कांटेक्ट में लाया गया है, अरे यार ये इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, सॉरी, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, मान लेते हैं वो x ही है, मान लेते हैं x ही है। अब आगे की बात बोला जा रहा है कि अगर थर्मोमीटर को कांटेक्ट में लाया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो x0/2 रीडिंग दे रहा है। मतलब अब हम डिग्री सेल्सियस में आ जाते हैं, वो तो हमको पता ही है, डिग्री सेल्सियस में कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है। ठीक है, आसान है। तो अब हमको क्या करना होगा बच्चों, दोनों के मैक्सिमम पॉइंट, मतलब कि x0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट x0/3 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम पॉइंट x0 माइनस छोटा वाला पॉइंट जो है x, ठीक है, इक्वल टू इसका लिख लेते हैं 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है, x0/2 आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो x0/2 आ रहा है, ठीक है। तो x0/2 आ गया। चीज़ें आसान हो गई ना बच्चों, चीज़ें तो आसान ही हो गई भाई। ओके, सॉरी थोड़ी सी गलती होगी मेरे से लगता है। व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन इट ऑब्जेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है बच्चों, है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x0/2 दे रखा है यार, ओके, ये x0/2 दे रखा है, और यहाँ पे ये वैल्यू हमको x पूछ रहा है, ये वैल्यू x पूछ रहा है। मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, मैंने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, नहीं सॉरी गलत हो गया था। अब हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 2x0/3 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x0/2 आ जाएगा, इक्वल टू 100/100 माइनस x।
थोड़ी सी गलती हो जाती है बच्चों, है। 4/3 आ जाएगा, 4/3 बराबर 100/100 माइनस एक्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 माइनस 4x बराबर 300। 4x का वैल्यू हो जाएगा 100, x का वैल्यू हो जाएगा 25, 25 डिग्री सेल्सियस आ गया भाई। तो चीज़ें है आसान, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, सॉरी। आपको मैं समझा देता हूँ कि ये जब नया वाला जो हम बना रहे हैं ना स्केल, वहाँ पे जब आप बॉइलिंग कर रहे हैं तो x0 आ रहा है, फ्रीजिंग कर रहे हैं तो x0/3 आ रहा है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको बोल दिया है कि इतना आ रहा है, इसी में बोल दिया था। तो अब बोलता है अब जो नया थर्मामीटर ये जो है ना, इसका रीडिंग बताना है। इसका आपको पता चल गया सारा 3 चीज़ें। अब हम जानते हैं जो थर्मामीटर स्केल होता है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाता है, और एक्स कोई बीच का पॉइंट होगा, वही हमें निकालना था। ऐसे कर दिए, आसान था बच्चों, है ना। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मिलेगा बहुत बड़ा वाला थैंक यू। सवाल आपको खुद से भी करना है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।